हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार झा। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेस एडवांस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका जो है सो एक्सरसाइज 1.5 और आगे एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। उनके बनाने के जो रूल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसके जो नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जैसे चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी वीडियोस हमारे अभी तक में डाले गए हैं उसमें आपको क्लास 10th के भी हैं जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड है, और क्लास 11-12 के भी वीडियोस आपको डाले गए हैं जो कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो फ्रेंड्स, सभी वीडियोस को आप लोग कुछ टाइम निकाल कर देखें और ये देखें कि वो वीडियोस आपको पसंद आ रही है कि नहीं, जो चीज़ें मैंने करवाई है वो उसमें वो आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं, वो आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है या नहीं, इन चीज़ों को देखें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें आपको अगर पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स में हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में कुछ जानकारी मिल सके और हमारे चैनल के माध्यम से वो भी थोड़ा आगे बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग आज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। क्वेश्चन मैंने अभी लिखा नहीं है, जितने भी द्विघात समीकरण है इसमें उसको मैंने लिखा नहीं है। इसके जो हेडिंग है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। फ्रेंड्स, इतना ही मैंने लिखा है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। फ्रेंड्स, इसके लिखने का एक कारण है कि फ्रेंड्स द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। जो दिए हुए द्विघात समीकरण होते हैं उसके मूलों की जो प्रकृति होती है उसे कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके क्या नियम होते हैं और उसके जो मूल होते हैं कब वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, कौन वास्तविक और असमान होते हैं, कब जो है सो वास्तविक नहीं होते हैं, ये सारी जो है सो कंडीशन जो है सो आती हैं। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये जानेंगे कैसे, तो ये जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग के द्वारा ही हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग इसमें जानते हैं इसके द्वारा, जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब इस चीज़ से, इस हेडिंग से आप लोग को एक चीज़ की जानकारी हो गई होगी कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके कितने मूल होते हैं, द्विघात समीकरण जो होते हैं उसके कितने मूल होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो मूल होते हैं आपको -b प्लस b² माइनस 4ac का होल रूट बाई 2a। ओके, ये होता है पहला मूल। दूसरा मूल होता है आपको -b माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a का होल रूट। फ्रेंड्स, दोनों ही चीज़ें एक जैसी है लेकिन एक डिफरेंट है। यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। यानी b जो है ना, -b को एक बार b² माइनस 4ac के होल रूट के साथ जोड़ना है और एक बार इसे यानी -b को एक बार b² माइनस 4ac के होल रूट से आपको घटाना है। इतना करने के बाद या ऐसा करने के बाद जो आपको आएंगे उस आधार पर आपको 2 मूल निकल कर आएंगे और उसके जो प्रकृति होते हैं उसको कैसे पता किया जाएगा, उसके बारे में कैसे जानकारी ली जाएगी कि मूलों की जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये जान लें कि 2 मूल होते हैं, -b प्लस √b² माइनस 4ac बाई 2a, -b माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो फ्रेंड्स, ये 2 मूल होते हैं, इसके बारे में आप लोग जानें। अब हम लोग चलेंगे कि द्विघात समीकरण जो होते हैं उसके मूल वास्तविक होने की शर्त, यानी जो द्विघात समीकरण है ना उसके मूल जो वास्तविक होते हैं वो कब होते हैं, कब उसके मूल वास्तविक होंगे, उसके लिए शर्त क्या है, उसके लिए कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन जो है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग हेडिंग देते हैं कि द्विघात समीकरण, ये की पॉइंट्स है फ्रेंड्स आपके, इसे आप लोग की पॉइंट्स के रूप में नोट करेंगे। द्विघात समीकरण इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसे भी लिख लें फ्रेंड्स। ax² प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0। ये इसके क्या होते हैं द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होते हैं के वास्तविक मूल होने के शर्त, वास्तविक मूल होने के शर्त हम लोग ये हेडिंग देंगे। क्या देंगे? हम लोग इसे हेडिंग के रूप में देंगे। इसके लिए शर्त क्या होती है, इसके लिए शर्तें क्या होती है, इस चीज़ों को हम लोग जानेंगे। अब मूल वास्तविक होने की शर्त, अब हम लोग को यह भी जानना है कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के कितने मूल होते हैं, ये लिखेंगे। दूसरा हेडिंग आप लिखें कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के कितने मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स। जब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किए ना, मूलों की प्रकृति के ऊपर जब हम लोग डिस्कस किए, तो सबसे पहली बात आती है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं ना, द्विघात समीकरण जो होते हैं उसके कितने मूल होते हैं, यह एक क्वेश्चन बनकर आती है। इसीलिए इसे मैंने एक क्वेश्चन के रूप में ही लिख दिया फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो आप लोग आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इसके लिए आंसर आप लोग लिखेंगे कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। अब 2 मूल होते हैं तो कौन कौन से मूल होते हैं, इन चीजों को, तो जो 2 मूल होते हैं उसमें जो मूल होते हैं उसको हम लोग जानेंगे क्या क्या, उसमें हम लोग जानेंगे -b + b² - 4ac/2a, नेक्स्ट -b - b² - 4ac का होल रूट /2a। तो ये आपका क्वेश्चन था कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के कितने मूल होते हैं। तो इसके 2 मूल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो -b + b² - 4ac का होल रूट /2a और -b - b² - 4ac का होल रूट /2a। ये डॉट आपके क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं हम लोग कि मूलों के मान में क्या जो है ना, दोनों जगह एक जैसा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि जो मूलों के जो समीकरण के जो मूल होते हैं, इन मूलों में एक चीज़ हमको कॉमन आ रही है, एक चीज़ें जो है वो हमको कॉमन आ रही है। वो क्या है? वो है आपको b² - 4ac, जो कि दोनों ही जगह आपको इंक्लूड है, यानी दोनों ही जगह आपको है। तो इसीलिए दोनों ही मूल में क्या होता है कि ये आपको कॉमन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जब ये कॉमन दिख रहा है तो ऐसा क्यों होता है, और दूसरी बात ये है क्या, इसके भी बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूलों में b² - 4ac, b² - 4ac क्या है, आपको कॉमन है। क्या है? b² - 4ac का होल रूट जो है ये आपको क्या है, कॉमन है, कॉमन है फ्रेंड्स, ये कॉमन है। और इसका वास्तविक मान होना क्या होता है, आवश्यक होता है। इसका जो वास्तविक मान होता है ना, वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो लिखेंगे कि इसका वास्तविक
वास्तविक मान जरूरी है, इसका वास्तविक मान जरूरी है। फ्रेंड्स अब वो कैसे, इस चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे कि इसका वास्तविक मान जरूरी क्यों है। सारा चीज आपके जो हेडिंग है द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, इसके प्रकृति में ही छुपा हुआ है, तो उसको हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे ताकि बेसिकली आप जो है सो स्ट्रांग हो सके और आपको अधिक से अधिक जानकारी जो है सो मिल सके। फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दोनों मूलों में बी स्क्वायर माइनस 4ac कॉमन है और इसका वास्तविक मान होना जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स एक कंडीशन यहां पर और आ गई जो कि एक क्वेश्चन के रूप में आ जाती है, वो ये कि मान वास्तविक होगा कैसे। मान वास्तविक होना तो जरूरी है लेकिन मान वास्तविक होना कैसे, होगा कैसे, ये एक क्वेश्चन है ना, तो इसे भी आप की पॉइंट्स में नोट कर लें। अब बात आती है मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी यहाँ मैं रूट ले लिया था, यहाँ रूट नहीं होगा, यहाँ रूट नहीं होगा, यहाँ पर से मैंने रूट को हटा दिया है और इसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है इन्वर्टेड कॉमा में लेकर, इसको मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लेकर हाईलाइटेड कर दिया है। अब यहाँ लिखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक कब होगा, क्योंकि जब यहां यह है कि मूलों में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है कॉमन है और इसका वास्तविक मान होना जरूरी है, तो बात तो ये भी आती है ना कि भाई मान वास्तविक होगा कब, इसके लिए किस चीजों की जरूरत होती है, क्या करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक हो। तो अब हम लोग इसका जवाब ढूंढते हैं कि क्या होगा। अब देखिए इसका जो आंसर होगा उन चीजों को हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनके आंसर को हम लोग अगर लिखें तो ये लिखेंगे कि बी स्क्वायर, अच्छा 1 बाय 1 करके लिख लें, ये आपका आंसर है। नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं, नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं आपको कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव हो तो जो आपके द्विघात समीकरण दिए रहेंगे, तो उसका मान क्या होगा, आपको धनात्मक होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो बात है यहाँ पर द्विघात समीकरण की नहीं, बात यहाँ पर यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक कब होगा। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, वास्तविक होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक होगा, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक होगा। मान कब वास्तविक होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आए तो आपको क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो आपको वास्तविक होगा। सेकेंड कंडीशन है आपको, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक यानी वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, वास्तविक नहीं
होगा, तब बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो तो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालोगे, अगर उसका मान आपको माइनस में निकलता है, यानी -1 निकले या -2 निकले या -5 निकले या कोई भी नंबर हो और आपको वो क्या हो, माइनस में हो, तब बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको वास्तविक नहीं होगा। बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक को होगा। बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक तभी होगा जब बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपको कोई भी मान निकलता और वो आपको क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, यानी 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन उसके पहले माइनस का साइन ना लगा हुआ, यानी वो धनात्मक रिजल्ट देता हो, तो वहां बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, आपको वास्तविक होगा। तो ये कंडीशन था, ये एक क्वेश्चन था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक कब होगा। तो ये थे इसके जवाब। अब देखते हैं कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी पूरे स्क्रीन पर ही देख रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac चलकर आया है। तो भाई ये है क्या, कुछ ना कुछ तो ये वाइटल चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है भी, और यही कारण है कि वो हर जगह चलकर आया है। तो सबसे पहले ये जान लें हम लोग कि ये है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या। तो चलते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग जाने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, अथवा विविक्त कर जिन्हें कि हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट होते हैं जिन्हें कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, फ्रेंड्स, समीकरण जो हमारा होता है जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में हम लोग पाएंगे कि जो बी स्क्वायर होते हैं ना, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिए गए द्विघात समीकरण के विवेचक, आप इसे विवेचक भी बोल सकते हैं। जो बी स्क्वायर आता है, ये जो वैल्यू देता है ना, ये आपको एक जो वैल्यू देता है उसको आप विवेचक भी कर सकते हैं, निरूपक भी कर सकते हैं, या फिर आप विविक्त कर भी कर सकते हैं। और इंग्लिश में अगर बोलें तो तीनों ही के लिए आप इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कर सकते हैं। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आता है वो आपको क्या आता है, डी आता है। आप बी स्क्वायर, सपोज आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर मान लें कि आपको क्या आया है, कोई एक वैल्यू आया है, वो उसका वैल्यू आया है 4, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपको 4 आया है। या तो आप ये कहें कि मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4 आया है, या आप यूं कहें कि d इक्वल टू 4 आया है। यानी आप चाहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कहे कि 4 आया है, या फिर आप इसी चीज को कह सकते हैं कि मुझे d का वैल्यू 4 आया है। क्योंकि फ्रेंड्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आता है ना, वो क्या देता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो देता है ये आपको d होता है। ठीक है, आप चाहे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले, या फिर आप इसे डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आता है वही आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4 आया हो, आप ऐसा कहें, या फिर आप t इक्वल टू 4 आया हो, आप ऐसा कहें। तो फ्रेंड्स यही होता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये कैसे निकाला जाता है, इस चीज को भी तो देखना है ना, ये कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि a, b और c जो एक हम लोग का द्विघात समीकरण होता है, उसमें 3 चीजें तो आती ही हैं, a, b और c, और सभी की जैसे आपको अलग अलग वैल्यू आते हैं। उस वैल्यू को रख करके क्या होता है ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी हम लोग को d निकाला जाता है। और d निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो उस फॉर्मूला को भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसकी मदद से इन सारी जो स्टेटमेंट है, इसके जो
इसके अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अनुसार अब हम लोग लिखेंगे कि अतः डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, क्या लिखेंगे, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फ्रेंड्स ये जो बी स्क्वायर है ये आपको क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डी जो है वो आपको क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है फ्रेंड्स। तो यही सारी चीजें हैं। अब डी के ऊपर ही डिपेंड करता है दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है वो क्या होगी, वास्तविक और समान होगी, या फिर वास्तविक और असमान होगी, या फिर वास्तविक नहीं होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स जो आपको डी है ना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसके ऊपर ही फ्रेंड्स डिपेंड करता है। तो चलते हैं हम लोग इन चीजों को समझते हैं कि ये कैसे पता करेंगे कि मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं, या फिर मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं। इन चीजों को समझते हैं फ्रेंड्स। ये जो चीजें आती है ना, ये क्या आती है, ये चीजें आपको आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, यानी आप इसे आपकी पॉइंट में लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है। ये जो प्रभाव है ना, ये प्रभाव का ही परिणाम होता है कि हम दिए गए समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति प्राप्त कर लेते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। नंबर 1 में आप लोग लिखें, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो दिए गए जो द्विघात समीकरण होंगे आपके, जो दिए गए द्विघात समीकरण होंगे ना, ठीक है, उसके मान क्या होंगे, तो दिए गए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का 0 के मूलों 0 के वास्तविक और असमान मूल होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और असमान मूल होंगे। फ्रेंड्स दिया गया है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी जो आपको डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसका वैल्यू अगर आपको 0 से अधिक हो, यानी 0 से अधिक का मतलब हो गया कि 1 हो या 1 से अधिक कुछ भी हो, ठीक है, तो जो दिए गए द्विघात समीकरण होंगे उसके जो प्रकृति होंगे ना, वो आपको वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अब आगे चलते हैं कि अब और क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स यहां दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब हम लोग ये देखते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो फ्रेंड्स हम लोग इसे लिखते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो
दिए गए द्विघात समीकरण बी एस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक और समान यानी बराबर मूल होंगे फ्रेंड्स। नंबर 2 में दिया हुआ है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी यहाँ लेस देन 0 नहीं देंगे फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग इक्वल टू 0 देंगे, क्योंकि मूल वास्तविक और समान होने का शर्त होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन 0 को इसलिए ग्रेटर देन का साइन इसलिए हटाया है कि यहाँ हम लोग इक्वल देकर के सारी चीजें इसके फेवर में लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लेस देन का साइन रहने देता तो यहाँ इन सारी चीजों को हमको दोबारा से करवाना पड़ता फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो दिए गए द्विघात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक और समान यानी बराबर मूल होंगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने पहले ग्रेटर देन 0 लिया, अब इक्वल टू 0 लिया, अब हम लोग लेंगे लेस देन 0 कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो जो द्विघात समीकरण दिए हुए रहते हैं उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो तीसरा कंडीशन होता है उसमें क्या लिखेंगे। तीसरा कंडीशन हम लोग लिखेंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी कि d का मान अगर आपको 0 से कम आए यानी नेगेटिव आए तो जो दिए गए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होंगे ना, उनके मान आपको वास्तविक या कुछ उसके मान संभव ही नहीं होंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो दिए गए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं होंगे, के वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। फ्रेंड्स वास्तविक मूल नहीं होंगे, इन चीज़ों को आप लोग याद करके रखेंगे। तो थर्ड कंडीशन में ये होता है। तो फ्रेंड्स मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसे निकालनी है। फ्रेंड्स हम लोगों को जो प्रकृति निकालने के लिए क्या होता है कि आप बी स्क्वायर पहले निकाल लें, बी स्क्वायर पहले निकाल लें और फिर उसका रेशो क्या करें, देखें कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल रहा है क्या वो आपको 0 के बराबर में निकल रहा है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 से कम निकल रहा है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 से अधिक निकल रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको ये डिसाइड करना होगा कि दिए गए समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी, क्या वो वास्तविक और असमान होगी, या फिर वास्तविक और समान, या फिर बराबर होगी, और या फिर वास्तविक होगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये 3 चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। फ्रेंड्स उसी चीजों को फॉलो करते हुए आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी समीकरण द्विघात समीकरण दिए गए हैं उसमें आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें। मैं थोड़ी सी हिंट्स के रूप में बता देना चाह रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दिए गए द्विघात समीकरण के आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग बुक में। फ्रेंड्स मैंने एक द्विघात समीकरण ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक द्विघात समीकरण ले लिया जो क्या है आपको
4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 16x 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 21 इक्वल टू 0 ये है। अब ये क्या है, आपको एक द्विघात समीकरण के फॉर्म में तो है ना, यानी 20ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो है, तो ये तो हमारा द्विघात समीकरण है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें हम लोग को निकालना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि मैं a इक्वल टू a का जो मान है वो हम लोग ले लेंगे, तो a का मान 4 है, a का जो मान है वो 4 है। और मान क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है कि a का मान कहाँ से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वेरिएबल पार्ट होता है उसके साथ जो नंबर पार्ट होते हैं वही हमारा a का मान होता है, वही हमारा b का मान होता है, और c तो आपको कांस्टेंट एक दिया हुआ ही रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से करते हैं। b हमारा -16 है, क्या है, b का मान -16 है, और c का मान आपको क्या है 21 है, जो कि आपको प्लस में है। तो फ्रेंड्स, ये तीन चीज़ों को मैंने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। अब लिखना हम लोग को, इसीलिए बी स्क्वायर, या फिर आप लोग ऐसे भी लिखें कि इसीलिए d बराबर, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, d बराबर यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब हम लोग b निकालेंगे, तो जब b निकालेंगे तो b स्क्वायर करेंगे ना, तो 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4ac, a हम लोग को 4 है और c हम लोग को 21 है। इसे हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि कितना होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, और माइनस का जो स्क्वायर होता है वो आपको प्लस होता है। तो ये आपको है प्लस 256 माइनस, क्योंकि ये माइनस है इसके बाद से प्लस है, तो माइनस प्लस करेंगे आप लोग तो माइनस ही आएगा। ये आया 400 के 16 और गुणे 21 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुणे 21 अगर आप करते हैं तो फ्रेंड्स 16 गुणे 21, ठीक है, 320, 336 आएगा फ्रेंड्स। ये आपको 336 आएगा। जब आप 256 में से 336 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको माइनस में आएगा। तो आप इसे घटा करके देख लें, 336 और 221 256 को घटा करके देख लें, 6 में से 6 गए 0, 13 में से 5 गए तो 8, और ये यहाँ पर 2 बचे थे, 2 से 2 गए तो आपको ये कट गए। तो कितना आया फ्रेंड्स, ये आपको 80 तो आए, लेकिन 80 क्या धनात्मक आए ऋणात्मक, तो 80 आपको ऋणात्मक आए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया है कि d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर आपको लेस देन 0 आए यानी निगेटिव आए तो मान क्या होगा, तो जो दिए गए समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होगी ना वो आपको क्या होगी, वो वास्तविक नहीं होगी। तो लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0 हुआ ना, क्योंकि मान नेगेटिव में आ गया तो 0 लेस देन 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए मूलों की प्रकृति, इसीलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये कंडीशन था फ्रेंड्स, ये सारी शर्तें तो मैंने आप लोगों को बता दी है। मैंने ये बताना था मुझे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, तो ये मेन चीजें मुझे बतानी थी। तो ये इसके लिए मैंने ये एक समीकरण उठाया था, द्विघात समीकरण उठाया था, और उसके अकॉर्डिंग में मैंने ABC माना, ABC मानकर फिर मैंने D निकाला, और D कैसे निकाला इन चीजों को मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। तो फ्रेंड्स, इस समीकरण के द्वारा मुझे बस इतनी चीजें बताने का जैसे एक व्यू था कि मैं ये बताऊं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स। एक बार और इसको देख लें कि 16 गुनी 16 करते हैं आप तो 256 होता है, ठीक है, 16 6 के 96 और 16 का 16, 6 9 6 15 और ये 256 आ गया आपको। अब देखते हैं हम लोग कि 4 गुनी 4 16 और गुनी 21 करते हैं, तो 16 और 21 कर ले, देख लें कि आपको 21 छके 126 और ये आपको आया 21, 6
3 और 3 फ्रेंड्स 336। जब हम लोगों ने ये किया तो हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले या फिर आप डी बोले इक्वल टू क्या है माइनस 80 आया है, जो कि आपको 0 से कम है, इसीलिए यहाँ पर ये वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इस चीजों को आप लोग ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें। और नंबर 1 का जो हेडिंग है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, इसमें जितने भी द्विघात समीकरण है उसे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और प्रकृति निकले चाहे धराधर धराधर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।